Hello guys, welcome to Crack BPSC. So are you ready for the lecture? This lecture is dedicated to BPSC aspirant who are preparing for मेंस एग्जामिनेशन. ऑलराइट, मैं इसमें जीएस पेपर 2 की बात कर रहा हूँ. एज यू नो, जीएस पेपर कंसिस्ट ऑफ three different subjects. I'm talking about GS paper 2. All right. In GS paper 2, there are three different subjects. Okay. One is polity. Second is economy plus geography. These are taken together. Means that topics which are common in economy as well as geography. And third one is science and tech. All right. तो इसमें मैं जो डिस्कस करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट पॉलिटी. आफ्टर दैट आई विल बी डिस्कसिंग about economy, and after completing economy part I will come to science and tech part. alright, तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए. ऑलराइट, तो चलते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ मैंने आपके लिए तैयार किया है यहाँ पे. ऑलराइट, तो या एज यू कैन सी इन द थंबनेल आई हैव टेकन पॉलिटी लेक्चर. तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि मैंने डिस्कस करा, पॉलिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर क्या है कि आप देखोगे यहाँ पे आपको बुक्स नज़र आएंगी. एज यू नो कि किसी भी बैटल में जाने से पहले आपको चाहिए क्या कि आपके पास वो वेपन्स होनी चाहिए. ऑलराइट, तो जब आप जैसे कि एग्जामिनेशन लाइक बीपीएससी अगर आप जाते हो, वो भी एक बैटलफील्ड से कम नहीं है. तो उस बैटल में जाने से पहले आपके पास क्या ऐसे वेपन्स होने चाहिए, हम उसकी बात करेंगे. ऑलराइट, तो ये जो वेपन है ना, दिस इज नथिंग बट योर बुक्स. ऑलराइट, पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी में आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कुछ एक बुक होनी चाहिए. एंड आई रिकमेंड कि आपके पास केबीसी नैनो की बुक होनी चाहिए. हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में ये उपलब्ध है. एंड अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करूं तो आप लक्ष्मीकांत को फॉलो करिए. देखो, लक्ष्मीकांत से बेटर बुक पॉलिटी की है नहीं. ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, वेदर बीपीएससी और यूपीएससी, ओके, लक्ष्मीकांत से बेटर बुक है नहीं. ऑलराइट, चलिए चलते हैं. नेक्स्ट वन जो मैं अभी डिस्कस करूंगा वो है दीज आर द टॉपिक्स. ओके, जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, फंडामेंटल थिंग्स प्रियम्बल के बारे में. ऑलराइट, तो अब देखो, मतलब फंडामेंटल थिंग, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं फंडामेंटल थिंग. मैं आपको मतलब बस ये टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने यही टॉपिक क्यों यहाँ पे लिखा. मैं कुछ और भी लिख सकता था, लेकिन मैंने यही टॉपिक वहाँ पे क्यों लिखा, बिकॉज बीपीएससी का ये फेवरेट रहा है. ऑलराइट, तो मैं आपको बस ये बताने वाला हूँ. चलिए, आप एक बार एक काम करिए कि खुद एनालिसिस करिए, जो कि मैंने आपके लिए कर रखा है ऑलरेडी. ओके, आप देखोगे कि ये एनालिसिस क्या है. आप देखिए, जस्ट वेट अ सेकेंड. ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देखो, दिस इज प्रियम्बल. ऑलराइट, जैसे कि आप देखो कि 65th आपको दिख रहा होगा, 64th है, 63rd एंड 62nd है. ओके, तो अब इसकी क्या करेंगे हम लोग, एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे ज़रा कि क्या कुछ इससे आप आउटकम निकाल सकते हो. ऑलराइट, तो चलिए इसको समझ लेते हैं. कि देखो कि अगर मैं बात करूँ 62nd की, ऑलराइट, ये देखो 62nd, 63rd, 64th, 65th आपको नज़र आ रहा है. यस, आई थिंक आ रहा था. चलिए, अब मैं 62nd की बात करूँ तो उसमें पूछा गया था डीपीएसपी, और 63rd की बात करूँ तो पूछा गया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 64th में पूछा गया प्रियम्बल, एंड 65th में अगेन प्रियम्बल पूछा गया था, एज वेल एज 65th में फंडामेंटल राइट के बारे में भी पूछा गया था. ऑलराइट, तो आप समझ गए कि ये जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से आपके पूछे गए हैं 62 से 65th में. तो देखो, आप इसको समझो कि जो ऑलरेडी पूछा गया है वो तो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो ही गया,
एंड प्लस आप इससे ये भी देख सकते हो, मतलब एक आउटकम निकाल सकते हो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि उनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑल राइट, जैसे सपोज करो कि डीपीएसपी आप देखो 62nd में आया था और 65th तक वो रिपीट नहीं करा है, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं चांस दूंगा तो वो डीपीएसपी का है, जो कि 66 में पॉसिबिलिटी है उसके आने की। और लेस चांस की अगर मैं पूछूं इसी में से, तो यस, प्रियम्बल क्योंकि 2 बार रिपीट हो गया है तो पॉसिबिलिटी है कि प्रियम्बल से इस बार क्वेश्चन ना आए। ओके, लेकिन ये हम लोग सोच सकते हैं, आप तो पूरी तरह से तैयार रहो। ऑलराइट, तो मैं बस ये बता रहा हूँ आपको कि लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लेकर के आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारी जो मतलब जर्नी रहेगी ना, ठीक है, इसी के इर्द गिर्द रहेगी कि हम लोग ना मतलब गैस करेंगे, देखेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स करे जा सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम अमाउंट टाइम है। तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करा जा सके, और आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको ना एक आइडिया दूंगा कि मतलब इस तरीके से आंसर राइटिंग अगर आप करो तो मतलब मैक्सिमम मार्क्स ना आप फैच कर सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए अब बस मैं इसका ओवरव्यू ले रहा था, अब मैं क्या करूँगा, टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से इसी पे आऊँगा। ऑलराइट, इसको फिर से डिस्कस करेंगे, तब ना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इसको समझना भी एंड रिकॉल करना भी। ऑलराइट, चलिए तो टॉपिक्स पे आ जाता हूँ मैं, वही टॉपिक्स जिसकी मैं ऑलरेडी क्या कर रहा था, बात कर रहा था। ओके, चलिए अभी मैं दिखा देता हूँ। यस, ये था आपका फंडामेंटल थिंग की मैं बात कर रहा था। देखो फंडामेंटल थिंग में आप देखोगे कि वही ढेर सारे वही सेम टॉपिक है जिसकी मैं बात कर रहा था। फर्स्ट वन इज प्रियम्बल। ओके, तो प्रियम्बल में देखो मैंने मतलब आपको बताया था कि ये कब पूछा गया था, 64th एंड 65th दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रियम्बल का। तो प्रियम्बल आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। लाइक अगर हिंदी में बोले तो हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न काइंड ऑफ, ठीक है, और इंग्लिश में मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू कि सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक काइंड ऑफ चीज़ें ना आपको मतलब एज इट इज़ रटी होनी चाहिए, ताकि ना आप मतलब ना कि चीज़ों को मतलब काइंड ऑफ जब आप आंसर राइटिंग करो ना, तो ये जो प्रियम्बल के टर्म्स है ना वो वहाँ पे आने चाहिए। क्योंकि पॉलिटी के लिए अगर आपको प्रियम्बल ढंग से नहीं है क्लियर ना, ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको मार्क्स फैच करना। कोई भी आंसर राइटिंग करोगे वहाँ पे आपको प्रियम्बल कहीं ना कहीं मेंशन करना है। ओके, उसके कीवर्ड्स जनरली। ऑलराइट, तो ये तो रही प्रियम्बल की बात। अब नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट। अगर मैं फंडामेंटल राइट पूछूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, अगर आपको ध्यान हो, ये आपको बिल्कुल एज इट इज़ याद होना चाहिए कि आर्टिकल ये जो है 12 से लेकर के 35 तक है। ओके, 12 से 35 तक जाओगे तो ये आपको क्या मिलेगा, फंडामेंटल राइट मिलेगा। उसके बाद 35 से आगे आपका डीएसपी आता है अप टू 50। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। ऑलराइट, तो देखो कि अब उसमें से भी फंडामेंटल राइट में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर मैं बोलूँ तो आर्टिकल 14 किस चीज़ की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 15 किसकी बात करता है, आर्टिकल 15 में बात करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ऑलराइट, ये 5 चीज़ों पे आप क्या है कि मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ऑलराइट, एंड आर्टिकल 16 जैसे आप बोलो ये व्यवसाय की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। ओके, मतलब किसी भी बेस पे आप ना डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 किसके लिए है, आर्टिकल 17 काफ़ी न्यूज में रहता है, ये है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड। ओके, इसी तरह से आर्टिकल 19 की बात करो, आर्टिकल 19 है राइट टू स्पीच, आरटीआई जो देखते हो मतलब सुनते हो ना आप, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो भी आर्टिकल 19 में ही इनबिल्ट है। ओके, तो ये रहा आर्टिकल 19। फिर आता है आपका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ। ये बस राइट टू लाइफ नहीं है, ये है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। देखो लाइफ तो खैर मतलब जानवरों की भी होती है, ठीक है, लेकिन डिग्निफाइड लाइफ की हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक ऐसी लाइफ, ठीक है, जिसको कि मतलब डिग्निफाई मतलब एक मतलब समझ रहे हो, इज्जत से जीने वाली लाइफ। ओके, वो है 21। ओके, राइट टू लाइफ एंड राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। ओके, तो आर्टिकल 21 में काफ़ी ढेर सारी चीज़ें हैं क्योंकि ये लाइफ से रिलेटेड है, और उसी में मतलब केशवानंद भारती आपने नाम सुना होगा, तो उसी से आया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी किस में गिवन है, वो भी आर्टिकल 21 में ही आपको प्रोवाइडेड है।
ओके, तो आप समझ सकते हो 21 का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अगर मैं कहूँ इंपॉर्टेंस की, तो आर्टिकल 25 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है सबरीमाला जो केस था ना, आपको पता है सबरीमाला केस किससे रिलेटेड है? ठीक है, केरल में मतलब मंदिर है जहाँ पे कि महिलाओं को जाने की एंट्री नहीं होती। ठीक है, उससे रिलेटेड वर्डिक्ट आया था। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल 25 जो कि आपका राइट टू प्रोफेस रिलीजन है, ये आर्टिकल 25 है। ओके, तो ये हो गया। अब देखो कि मतलब यहाँ तक मैंने बात कर ली, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अब मैं सीधा टॉपिक पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप इसको समझो तो फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आपको राइट्स गिवन है और वो राइट्स आपको गवर्नमेंट देती है एंड बाउंड टू गिव है आपको, मतलब देनी ही पड़ेगी उनको। ठीक है, वो सारे राइट्स। बट ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, ये है मतलब ये जो स्टेट है हमारा, ये कैसा बनना चाहता है, यानी एस्पायर फॉर, मतलब द स्टेट एस्पायर फॉर, दैट मीन्स स्टेट को कैसा होना चाहिए। ओके, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में मतलब उसमें मेंशन है। दैट मीन्स आप जो भी स्कीम्स वगैरह, नए नए स्कीम्स वगैरह देखोगे ना, वो इंस्पायर्ड होता है, मतलब जनरली डीपीएसपी से इंस्पायर्ड होता है। ओके, तो इसलिए डीपीएसपी की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, तो आप डीपीएसपी को मतलब प्रॉपर तरीके से आर्टिकल बाय आर्टिकल इसको याद के लिए लक्ष्मीकांत में प्रॉपर गिवन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। और इससे रिलेटेड है को मतलब फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी से रिलेटेड केसेस जो है ना, ठीक है, उसको भी आप प्रॉपर स्टडी करिए, आंसर राइटिंग में लिखने में सही होता है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की अगर मैं बात करूं, देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसमें कि आपके सारे लॉज जो भी आपको फॉलो करने हैं ना, वो सारी चीज़ें गिवन है। लेकिन क्या एक बुक होने से सारी चीज़ें हो जाती हैं? नहीं, आपके अंदर वो सोच होनी चाहिए, वो सोच डेवलप होनी चाहिए, वो विश्वास डेवलप होनी चाहिए। जब तक ये नहीं है, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन एक एज ए बुक होने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो इसलिए अगर मैं इस तरीके से सोचूं, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है जब आप उसको फॉलो करते हो, वो विचार, वो मतलब सोच, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ आ गई। चलिए, अब इसके बाद यहां तक तो बात होगी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है? पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसा कि आप देखोगे कि मतलब देयर आर 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ऑलराइट, तो फर्स्ट पिलर क्या है? फर्स्ट पिलर है आपका लेजिस्लेटिव, सेकेंड है आपका एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। ओके, तो लेजिस्लेटिव के बारे में बात करूं, लेजिस्लेटिव क्या करता है? लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना। ओके, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि लॉ को, जो लॉ बना है लेजिस्लेटिव के द्वारा, उसको इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का क्या काम क्या होता है? जो लॉ बना है उसको चेक करना वेदर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। ठीक है, ये तीनों का काम आप समझ गए कि इस तरीके से ये वर्क करता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ऑलराइट, तो तीनों का मतलब फंक्शन आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मतलब फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दिस इज नथिंग बट 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी ओनली। देखो, फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। ओके, डिवीजन ऑफ पावर, दैट मीन्स पावर का डिवीजन। देखो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का होना ही बता रहा है कि दिस इज अ डिवीजन ऑफ पावर, दैट मीन्स दिस इज अ फॉर्म ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि मतलब वेदर इंडिया इज फेडरल कंट्री और नॉट, ठीक है, तो आंसर ये होगा कि इंडिया इज क्वासी फेडरल, दैट मीन्स आधा फेडरल है। ठीक है, तो आधा क्या है? आधा है यूनिटरी। ओके, अब मैं आपको यहाँ से कंसेप्ट दे देता हूँ कि फेडरल जो स्ट्रक्चर है, वो डिवीजन ऑफ पावर है, ये जो लिया गया है, ये लिया गया है यूएसए से। ओके, और यूनिटरी जो फीचर है वो लिया गया है यूके से। ओके, तो इंडिया लाई करता है इन दोनों के बीच में, थोड़ा सा फेडरल है और थोड़ा सा यूनिटरी है। तो ये भी आप मतलब ढंग से आप करना, कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मतलब ये कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसका? इंडिया का, यूके का एंड यूएसए का। ये आप प्रॉपर करना, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, इंडिया क्वासी फेडरल है, आप इसको बताइए। इंडिया यूनिटरी है, मतलब आप उसको बताइए। इंडिया फेडरल है, ये बताइए। मतलब इस तरीके से मतलब
मिला जुला करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनरली। ऑलराइट, चलिए अब ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल आप समझ सकते हो कि जहाँ का मतलब ऑल इन ऑल अगर प्रेसिडेंट होगा लाइक यूएसए, तो ये हो गया आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और सिमिलरली जहाँ का मतलब ऑल इन ऑल अगर आप प्राइम मिनिस्टर को बोलोगे तो जैसे यूके, तो उसको आप बात करोगे ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज जुडिशरी। अब जुडिशरी की बात करते हैं। तो जुडिशरी को अगर मैं बात करूं तो जुडिशरी को आप समझिए कि जुडिशरी क्या होता है। जुडिशरी होता है देखो, जुडिशरी का मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब चीज़ जो आप देखते हो ना, ठीक है, तो ये है जुडिशरी। और इनका काम क्या होता है? इनका काम अभी अभी मैंने बताया था, इनका काम होता है कि लॉ को देखना कि वेदर ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब अकॉर्डिंग चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। ओके, तो ये मतलब ना बताना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसमें कुछ टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं जनरली, उसकी मैं बात करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। थैंक यू सो मच। या तो मैं बात कर रहा था जुडिशरी की। तो जुडिशरी में जो हम बात करेंगे वो है जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे। देखो, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू जनरली एक फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 है। ओके, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के मतलब का कहीं भी हनन कर रहा हो, दैट मीन इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट हो, तो उस केस में उस लॉ को स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। तो ये है पावर सुप्रीम कोर्ट को गिवन है आर्टिकल 32 के तहत। इसी तरीके से आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि आप भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। ओके, तो ये है जुडिशियल रिव्यू का टॉपिक। नेक्स्ट है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? देखो, जुडिशरी का रोल मैंने बता दिया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब को फॉलो कर रहा है वो लॉ या नहीं है, ये बस पता करना है। लेकिन कभी कभी करती क्या है कि जुडिशरी ना अपने मतलब काम से ज़्यादा काम कर जाती है, लाइक लॉ बनाने का भी काम कभी कभार कर लेती है, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वगैरह पास कर देती है। ओके, जनरली ये मतलब आपको दिखेगा एनवायरमेंटल चीज़ें जो होती है ना, ठीक है, तो उनमें मतलब काफ़ी बार देखा गया है कि जुडिशरी ने क्या किया है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास किया हुआ है। ओके, तो एनीवेज, तो ये एग्जांपल्स आपको ना देख लेने हैं कि कुछ एक एग्जांपल अपने पास रखिए ताकि आप जुडिशियल एक्टिविज्म को बता सको कि ये सारे एग्जांपल रहे हैं। ओके, अब वही जुडिशियल एक्टिविज्म अगर ज़्यादा मतलब स्केल उसका ज़्यादा हो ना, तो उसको कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। ऑलराइट, अब देखिए यहां तक बताने के बाद अब मैं बात करूंगा फोर्थ पिलर की। व्हाट इज द फोर्थ पिलर? अभी देखो, 3 पिलर की मैंने बात कर लिया, फोर्थ पिलर की बात करेंगे। फोर्थ पिलर है मीडिया। ओके, तो मीडिया का रोल अभी आप देखोगे कि मतलब गवर्नमेंट प्रो है काइंड ऑफ, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता है। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस तैयार कर सकते हो, चांसेस बनते हैं इसके। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट इज स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब देखो, लोकल गवर्नमेंट में क्या है? अब 3F की बात करेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? 3F, ठीक है। अब वो 3F क्या है? 3F है, फर्स्ट वन इज फंक्शन, सेकेंड इज फंक्शनरी एंड थर्ड इज फंड। ओके, मैं बताता हूँ फंक्शन के बारे में। पहले फंक्शन का मतलब क्या हुआ? फंक्शन का मतलब है कि देखो कि लोकल बॉडीज की अगर मैं बात करूँ ना, उनके बहुत कम पावर्स दिए जाते हैं उनको, कि समझ रहे हो ना, कि पावर्स ही नहीं होते उनके पास कि कुछ कर सके। ओके, करने को मतलब पावर ही नहीं होता, तो वो बोलते हैं कि फंक्शन में कमी है उनके ना, मतलब उतनी पावर से फंक्शन ही नहीं दिए गए, ठीक है, तो उसकी बात करनी है। फंक्शनरीज के बारे में आ जाता है। डैट मीन्स सपोज पावर्स तो हैं और उनको काम तो दिया गया है, बट उनके पास मैन पावर नहीं है, यानी उनके पास पर्सन्स नहीं है इतने कि वो ना उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके प्रॉपरली। तो ये हो गई बात फंक्शनरीज की। एंड थर्ड इज फंड। ओके, फंड का मतलब पैसे ही नहीं है, ठीक है, अपने पैसे ही नहीं आ रहे, वो किस पे निर्भर है? स्टेट गवर्नमेंट एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये निर्भर है। तो ये सारी कमियां मतलब लोकल गवर्नमेंट में देखी गई है, तो उसको डिस्कस करना है जनरली। ऑलराइट,
चलिए, इससे रिलेटेड अभी यूपीएससी का जो पेपर हुआ था ना जनवरी में, तो उसमें भी मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, तो आई रिकमेंड कि आप उसको देखिए और उसको लिखने की कोशिश करिए। हो सकता है कि उसको ना बीपीएससी यहाँ पे रिपीट करे अपने क्वेश्चन पेपर में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट इज एसएचजी। एसएचजी क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आंगनबाड़ी वगैरह देखते हो ना आप, ठीक है, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम करता है, यानी अवेयरनेस जनरेशन। ऑलराइट, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में आप पढ़ना, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आफ्टर दैट इट इज़ ई गवर्नेंस। देखो गवर्नेंस मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि ऑफिशियल्स ले लो, पीएम ले लो, मतलब मिनिस्टर्स ले लो, फिनांस कमीशन ले लो, नीति आयोग का मतलब कि जो भी पर्सन्स हैं उन सबको ले लो, मतलब सीबीआई के मतलब चीफ ले लो, मतलब सीजीआई, मतलब ये सारे जो है ना गवर्नमेंट है। ओके, अब गवर्नेंस क्या है? अब उसी चीज़ को मतलब क्या है, इम्प्लीमेंट करना। तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर है ना उसको गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब देख रहे हो कि अब क्योंकि कोरोना भी है, अब तो मतलब डिमांड अब आ रहा है कि मतलब सारी चीज़ें ना ई हो जानी चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें ई हो जानी चाहिए। तो इसलिए मतलब ई गवर्नेंस का दौर चला, यानी ट्रैकिंग जो भी होगी ना वो ई के मतलब ना समझ रहे हो ना, इंटरनेट के थ्रू होगी, तो इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज गवर्नर। मुझे लगता है ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, मतलब आप देखोगे कि बार बार इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो गवर्नर के आप रोल, फंक्शंस, ये सारे ना मतलब आप, ठीक है, ये आप ढंग से कर लो। अब मैं गवर्नर के बारे में एक चीज़ मतलब सिंपल सी चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो गवर्नर को इम्प्लीमेंट कौन है, मतलब सॉरी, गवर्नर को रिक्रूट कौन करता है? गवर्नर को जो रिक्रूट करता है वो है द प्रेसिडेंट। ओके, और प्रेसिडेंट मतलब सेंटर की तरफ से मतलब गवर्नमेंट मतलब गवर्नर को रिक्रूट करता है। ओके, और गवर्नर रिक्रूट कहाँ पे होता है? वो होता है स्टेट में। देखो, तो यहाँ पे क्योंकि सेंटर, देखो सेंटर में हमारा कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ने यहाँ पे सेंटर में रिक्रूट करा, और गवर्नर कहाँ पे बैठे हुए हैं? ये बैठे हुए हैं कहाँ पे? स्टेट में। तो यहाँ पे इन दोनों को मिलकर के क्या हो जाता है? सेंटर स्टेट रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है। यानी गवर्नर का सबसे बड़ा जो रोल है ना वो है स्टेट एंड सेंटर के बीच रिलेशनशिप बना करके रखना, प्रॉपर रिलेशनशिप बना करके रखना। ऑलराइट, तो मतलब इसके बारे में भी सवाल आता है। ये देखो एक नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। बस गवर्नर ही नहीं, और भी बहुत सारे बॉडीज हैं जो कि ऐसा काम करती हैं। ऑलराइट, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो ये सारे मतलब क्वेश्चन आंसर्स ना आप बिल्कुल तैयार करके रखिए, मतलब 1 पेज या 2 पेज के नोट्स बना कर रखिए, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना तो फटाफट उसको एग्जाम में कर सको। ऑलराइट, एग्जॉस्टिव नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपको पूरे मार्क्स चाहिए ना, ठीक है। बीपीएससी मतलब छोटा एग्जाम तो है नहीं, मतलब लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स है। अगर आप यूपीएससी चले जाओ ना तो मतलब दिस इज मतलब आप स्टार्ट करोगे और उसको आपको पता ही नहीं चलेगा कितना पढ़ते जा रहे हो आप। ओके, दिस इज वेरी मतलब वेरी वेरी लेस। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वन इज सिटीजनशिप एंड इलेक्शन। देखो सिटीजनशिप की बात क्यों कर रहे हैं? सिटीजनशिप की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में रहा था बिफोर कोरोना, अगर मैं बात करूं तो लाइक CAA, NRC एंड NPR, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, ठीक है। CAA का अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ तो CAA का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये, ठीक है। NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। NPR क्या है? ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में आप, ठीक है, मतलब बेसिक आइडिया रखिए और थोड़ा डिफरेंस इसके बारे में मतलब ध्यान में रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्शन कमीशन। इस इलेक्शन कमीशन के मतलब रोल और फंक्शंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है, रिक्रूट कौन करता है, क्या काम करता है, मतलब ये सारी चीज़ें आप इसको मतलब तैयार करके रखिए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल पार्टी। ये भी मुझे लगता है कि बीपीएससी का ना फेवरेट टॉपिक रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, यानी कितना मतलब इन्फ्लुएंस करता है हमारे पॉलिटिक्स को, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या क्या रोल होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज रीजनल पॉलिटिक्स। देखो रीजनल पॉलिटिक्स तो आप देखते ही हो, बिहार में तो खैर बहुत ही मतलब चरम पे होता है ये, रिलीजन के बेस के, यानी हिंदू मुस्लिम कार्ड्स पे मतलब वोटिंग हुआ करती हैं, ठीक है। कास्ट की बात करो तो कास्ट पॉलिटिक्स तो आप देखते ही हो।
हो क्लास के बेस पे होता है, लैंग्वेज के बेस पे होता है। देखो मैं ये सारी चीज़ें बोल तो रहा हूँ, लेकिन आपको जो स्टेटमेंट देना है ना, ठीक है, बड़ा ही पॉजिटिव टाइप का देना है, मतलब ना घुमा फिरा करके, मतलब अच्छी बात कहनी है, लेकिन समझ रहे हो ना कि एक ब्यूरोक्रेट की तरह ही आपको बात करनी है। बिल्कुल नेगेटिव में नहीं चला जाना है कि हाँ कि बिहार मतलब इज सच अ कंट्री जहाँ पे, मतलब सच अ स्टेट, सॉरी, बिहार इज सच अ स्टेट वेयर यू नो कि मतलब सारे जो भी चुनाव होते हैं वो कि मतलब रिलीजन बेस पे ही होते हैं, कास्ट बेस पे ही होते हैं, और यही रीज़न है कि यहाँ पे अच्छी सरकार नहीं आती। ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है आपको। आपको मतलब ना बस उसकी ना कमियां बतानी है, और अगर कमियां बता रहे हो आप, ठीक है, तो उससे बाहर निकलने का उपाय भी बताना है। ठीक है, अगर आप उससे उपाय नहीं बता सकते तो कमियां मतलब एटलीस्ट वही चीज़ बताओ, कमियां जिसका कि आप आंसर, ठीक है, ढूंढ सकते हो। ऑलराइट, अदरवाइज बस क्रिटिसाइज आप मीडिया की तरह नहीं कर सकते। ओके, आप क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर ही काम करने वाले हो, इसलिए आपको गवर्नमेंट प्रो बन करके एक तरह से रहना चाहिए। ठीक है, जब आप आंसर राइटिंग करो। ठीक है, तो ये एक मतलब सजेशन दे रहा हूँ अच्छे मार्क्स फैच करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देखो यहाँ पे आप लॉ कमीशन के रिपोर्ट को ना कोट कर सकते हो। ठीक है, लॉ कमीशन के रिपोर्ट को आप कोट करिए, और उसमें बताया हुआ है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, बढ़ता जा रहा है। देख रहे हो ना आप कि मतलब काफ़ी क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में मतलब एंटर कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ ये सारी चीज़ें। ओके, चलिए एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन क्यों न्यूज में रहा है, मतलब अगर मैं बात करूं तो अगर आपने मतलब राजस्थान का केस फॉलो किया हुआ हो, ठीक है, पायलट गहलोत अगर आपने फॉलो किया हो, ठीक है, तो वहां पे एंटी डिफेक्शन की काफ़ी बात हुई थी। ठीक है, या फिर आप एमपी की ही बात कर लो, ठीक है, मतलब सिंधिया। ओके, तो वहां पे भी बात हुई थी। ओके, तो चलो ये जो है ना, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, जब भी ऐसी चीज़ें आए ना। एंटी डिफेक्शन तो सबको पता है कि आर्टिकल मतलब सॉरी शेड्यूल 10 से मतलब डील करता है। ओके, लेकिन उससे आगे आपको एग्जांपल्स भी देने हैं, ठीक है, ताकि आप मार्क्स फैच कर सको। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन इज करंट इवेंट्स। अब बात करेंगे करंट इवेंट्स की। ओके, चलो अभी तक जो करंट इवेंट्स है वो मैं बता रहा हूँ पॉलिटिकल एंगल के थ्रू आते हैं और करंट इवेंट्स को समझते हैं। वैसे करंट जो है और भी मतलब टॉपिक में होंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल एंगल के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं। राइट, चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस आप ले लो, मतलब ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण जैसे हो गया, और प्लस में एससी एसटी को, ठीक है, एससी एसटी का मतलब राज्यसभा के अंदर, ठीक है, 10% ऑफ 10 सॉरी 10 ईयर के लिए, ठीक है ना, 10 ईयर के लिए ये जो आरक्षण बढ़ा दिया गया राज्यसभा के अंदर, तो वो एक मतलब रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, तो ये अमेंडमेंट्स की बात करनी है आपको। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि जनरली आप देखोगे तो इंडिया को आज़ाद हुए कितने टाइम हुआ, अभी 100 साल भी नहीं हुए। कॉन्स्टिट्यूशन बने 100 साल नहीं हुए, और आप देखोगे कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 100+ है। ओके, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप देखोगे 100+ है। ओके, अब वही मैं यूएसए की बात करूं तो उनको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए 200 साल लगभग हो गए। ठीक है, और वहां पे देखो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब कितने हुए हैं, लगभग लगभग 30 के आसपास है, यानी 30 से भी कम है इवन। ठीक है, आई थिंक 27 अमेंडमेंट मतलब काइंड ऑफ हुए। तो सोच सकते हो कि ऐसा क्यों है, तो इस पे मतलब काइंड ऑफ ना सवाल आ सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज, चलो ये सब ना मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब लिस्ट और टॉपिक बता रहा हूँ, इस तरीके से पूछा जा सकता है इसको। ओके, तो आप एंगल ना मतलब अपने तरीके से तैयार रखो। ओके, तो ये मैं बस आइडिया दे रहा हूँ। ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी। चलो नेक्स्ट वन है रिजर्वेशन पॉलिसी। अगर रिजर्वेशन पॉलिसी पे सपोज करो क्वेश्चन आ जाता है, तो आप किस तरीके से डील करोगे? क्या आप बस ईडब्ल्यूएस के पीछे भाग जाओगे और उसी के बारे में बस लिखोगे? जी नहीं, आपको डेवलपमेंट पे जाना है। सबसे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें एससी एसटी को आरक्षण दिया गया था। ओके, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद फिर मंडल कमीशन आता है, मंडल कमीशन के बाद ओबीसी को आरक्षण मिल जाता है, और ओबीसी के बाद अभी आप देखते हो ईडब्ल्यूएस का मतलब आरक्षण मिल गया। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करो, अगर मैं बिहार के मतलब कॉन्टेक्स्ट में लूँ, तो विमेन को आरक्षण मिला है 35%। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी, ओवरऑल आपको लेकर के चलना है। ओके, नेक्स्ट ये सबको पता होगा आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर केस, ज़्यादा मैं डील नहीं कर रहा। अब देखो ये सबसे ज़्यादा अभी न्यूज में है, और इस पे पोटेंशियल चांस है कि इस पे क्वेश्चन पूछा जाए, आप तो इसको बिल्कुल तैयार करके जाओ। ठीक है, फार्मर्स राइट्स, ये मतलब क्या सेंटर का पक्ष है, क्या फार्मर का पक्ष है,
और क्यों ये मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है। ओके, इसको प्रॉपर तरीके से कर करके जाओ। ओके, प्रॉपर तरीके से चलो, आप इसको कर लोगे आई होप। चलिए, आई होप इसको आप फॉलो कर रहे होगे, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होगे और आप मतलब ना इसको एक आइडिया ले रहे होगे, ठीक है, कि क्या कुछ चल रहा है। ओके, मतलब प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। एनीवेज, नेक्स्ट वन इज अयोध्या वर्डिक्ट। इस पे भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है। देन नेक्स्ट, वन नेशन वन इलेक्शन। देखो, पीएम मोदी जो है ये जनरली मतलब बात करते रहते हैं कि एक इलेक्शन हो जाए मतलब देश में एक ही बार में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इससे ना हमारे जो पैसे मतलब काफ़ी खर्च होते हैं ना इलेक्शन में, ठीक है, एक टाइप का फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ पर इलेक्शन। ओके, तो वो पैसे ना हमारे खर्च नहीं होंगे, एक ही बार खर्च होंगे 5 साल में एक बार, ठीक है। तो वो स्टेट का इलेक्शन और सेंटर का इलेक्शन एक साथ कर लिया जाए, ताकि ना बार बार स्टेट में इलेक्शन में खर्च ना करना पड़े, एक ही बार सेंटर में कर दिया, काम चल गया। लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सेंटर में और स्टेट में एक ही सरकार होगी, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो पब्लिक का मूड होगा ना वो सिमिलर होगा। ओके, तो ये उसके मतलब यही पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, काइंड ऑफ, ठीक है, समझ गया ना आप। चलो, फिर से आ गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि ये कोरोना पेंडेमिक जब आया ना, तो इससे पहले क्या था कि मेडिकल इमरजेंसी को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में नहीं डाला गया था, और इसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। ये फ्लड्स, ड्रॉट वगैरह है ना, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी। तो इसलिए मतलब कोरोना आने के बाद मतलब एक तरह की ज़रूरत आन पड़ी कि हाँ, इसको भी मेडिकल इमरजेंसी भी मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में डाल देना चाहिए। ओके, तो चलो, तो इसके क्या फीचर्स हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। ऑलराइट, चलो, नेक्स्ट वन इज कम्युनलिज्म। देखो, ये ना बड़ा ही हॉट टॉपिक है कि मतलब ये हिंदू मुस्लिम एंड ऑल दैट, ये आप डेली न्यूज़ वगैरह में मतलब आप देखते होगे, ठीक है। तो आपको ना उस वे में नहीं जाना है, आपको ना इसका पॉजिटिव आउटकम लेना है। और समझ रहे हो ना कि आप ना एक समझदार पर्सन की तरह इसको पढ़िए और अपने आंसर राइटिंग में इसको लिखिए। वेल, अगर आप चाहते हो तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ओके, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन से होते हैं, वो बॉडीज देखो, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन से होंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से हो गए? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, वो बॉडीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है, लेकिन किसी भी लॉ के थ्रू, ठीक है, उस मतलब पर्सन को, ठीक है, वो पोस्ट प्रदान करी गई है, ठीक है। जैसे मैं सपोज करूँ कि फिनांस कमीशन आता है आर्टिकल 280 के तहत, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। वही इंफॉर्मेशन कमीशन, ये लॉ के थ्रू आया है, मतलब इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन कमिश्नर का चयन होता है, ठीक है ना, समझ गया ना, उसकी बात करी गई है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, और ये क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो सिमिलर वे, मतलब ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मतलब फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल दैट सब कुछ आपको पढ़ना है। इन्फॉर्मेशन कमीशन का भी इसी तरीके से आपको, मतलब क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यूज में रही हैं इसलिए बोल रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड आपको आरटीआई के बारे में भी ढंग से पढ़ लेना चाहिए। इससे रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आता है तो हमेशा न्यूज़ में रहता है आरटीआई, ठीक है। आरटीआई आने से क्या चेंजेज हुए हैं मतलब इंडिया में, ठीक है, कि क्या यहाँ के लोग क्या ज़्यादा मतलब अवेयर हो गए, काइंड ऑफ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, आई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लोकपाल एंड लोकायुक्त की बात करेंगे, ठीक है। लोकपाल एंड लोकायुक्त में क्या होगा कि इसके बारे में भी मतलब आप पढ़िए, ठीक है। देन अगेन इज नीति आयोग। नीति आयोग भी देखो, नीति आयोग ने किसको रिप्लेस करा था? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा था। ऑलराइट, तो प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने मतलब रिप्लेस करा, और अब क्या रोल प्ले कर रही है, ठीक है, मतलब नीति आयोग, उसके विजन मतलब के बारे में लिखना है, चेयरमैन वगैरह, ये सारी सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है सीबीआई। सीबीआई न्यूज़ में तब रहा था जब अगर आपने न्यूज़ फॉलो करा हुआ हो तो फिर वेस्ट बंगाल का केस था, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। खैर, अगर आपने फॉलो किया हो तो मुझे तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगा था, ठीक है। जिन लोगों को मतलब जिन्होंने ये फॉलो किया था वो ज़रूर इस पर हंस रहे होंगे। ऑलराइट, चलो, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसके लिए कि इतनी सारी बात हो रही थी, ठीक है। वो है हमारा स्ट्रेटजी बनाना 66 में, कैसी स्ट्रेटजी हो। ऑलराइट, तो अभी ऑलरेडी हम लोगों ने मतलब बेसिक चीज़ों पे बात कर ली थी।
अब बात करेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये देखो प्रेशर ग्रुप पे पूछा गया था, देखो एसएसजी वगैरह के बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बता दिया गया था, ठीक है। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो प्रेशर ग्रुप को, ठीक है। अब देखो ये 62 में पूछा गया था। फिर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, देखो ये बात करी गई है। जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करी गई है, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व भी पूछा गया था। कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व किस में पूछा गया था? 62 में पूछा गया था। ये कम्युनलिज्म का एक टॉपिक, छोटा सा पार्ट हो गया ये आपका, ठीक है। अब देखो इलेक्शन कमीशन पूछा गया है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला था, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज, ये मतलब काफ़ी बार पूछा गया। ये देखो पॉलिटिकल पार्टीज, फिर ये देखो रीजनल पॉलिटिक्स एंड पार्टीज। ये देखो ये तीन मतलब सिमिलर मतलब क्वेश्चन का स्टाइल रहा है, ठीक है। तो इसको आप फॉलो करिए, जो बार बार पूछा गया है ना इसको आप फॉलो करिए। देखिए गवर्नर तो मैंने कहा ही था कि हॉट टॉपिक रहा है। देखो कब पूछा गया था? 62 में पूछा गया, ठीक है। देन 64 में पूछा गया, तो अब कब पूछा जाएगा? 66 में काफ़ी चांसेस हैं गवर्नर पे आ जाए, क्योंकि 65th में पूछा गया था ई गवर्नेंस, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मैंने, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था डेवलपमेंट वर्सेस डिस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स दो तरह की हो सकती है। एक तो डेवलपमेंट मॉडल के आकार पे मतलब पॉलिटिक्स हो, ठीक है, कि मतलब अपने डेवलपमेंट के लिए। और डिस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स यानी जाति वाति पे, ठीक है, पॉलिटिक्स हो। जनरली कौन सी होती है आप बता सकते हो, ठीक है। तो मतलब इसके बारे में आपको बात करनी है। कैसी बात करनी है? बिल्कुल आप एक मतलब एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, ब्यूरोक्रेट, ठीक है, उसकी तरह बात करोगे, ना कि लेमन मतलब कि मतलब देहाती बिल्कुल बात नहीं करनी है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जैसे बात करता है ना, उस तरीके का आपका मैटर होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव, ओके। मतलब नेगेटिव जो भी हो ना, थोड़ा सा उसको लेस कर दो और पॉजिटिव को थोड़ा ला दो, ठीक है, ऊपर। और कुछ भी सजेशंस आपको बनते हैं ना, तो वो सजेशन जरूर दिया करो। और प्लस में कोई भी चीज़ें कोट किया करो, जैसे लॉ कमीशन वगैरह हो गया ना, कोई रिपोर्ट आई हो ऐसे, वो सारी चीज़ें ना आप वो काइंड ऑफ मतलब कोट किया करो, ओके। चलिए, तो ये आई थिंक मैंने आपको बता दिया है पूरा ओवरव्यू कि पॉलिटी को आपको डील कैसे करना है, ऑलराइट। तो ये तो रहा पॉलिटी के बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर के आऊँगा, अभी काफ़ी टाइम हो भी गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा कि इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी को डील करते हैं, और साथ ही साइंस एंड टेक को भी डील करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने जितनी भी कोशिश करी, आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत तो हेल्प होगा ही। और चलिए यहाँ पे मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।